एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम जो टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे वो है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2019। ये एक रिपोर्ट है जिसको पब्लिश किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। 2019 का ये रिपोर्ट है। क्या एनालिसिस इसने एशियन कंट्रीज़ के बारे में, उनकी इकोनॉमीज़ को लेके, उनकी डेवलपमेंट को लेके किया गया है, ये हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। इस रिपोर्ट को यूपीएससी प्रीलिम्स हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। ये है हमारा चैनल स्टडी IQ। अगर आप किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। अगर आप इन कोर्सेज के बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। PDF हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा और फेसबुक पे भी मैं उसको शेयर कर देती हूँ, लेकिन वेबसाइट के लिंक से, जो वेबसाइट का पेज है। अब देखिए, एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये कैसे इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी पर्सपेक्टिव से बात करें तो मेंस पेपर 3 जो है इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज, वहाँ पे ये टॉपिक आपका कवर होगा। ऑब्जेक्टिव लेवल पे ऐसी रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं और उनकी हाईलाइट्स, जो भी इनके फीचर्स, क्या की फाइंडिंग्स निकल के आई हैं इस रिपोर्ट में, और सब्जेक्टिव लेवल पे इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे इंक्रीज हो रहा है, क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब देखिए, न्यूज़ में क्यों है, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रिपोर्ट को पब्लिश किया है। फ्लैगशिप रिपोर्ट का, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मल्टी स्टेक, एक आप कह सकते हैं कि ये रिपोर्ट बहुत ही ज़्यादा क्रेडिबल है, राइट। तो देखते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। एशिया की बात हो रही है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम एशियन कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं और एशियन कंट्रीज़ में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं ये आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, क्योंकि आपको ये जो मैप है ये आंखों में होना चाहिए कि हम किस रीजन की बात कर रहे हैं। अब इस रिपोर्ट को पहले देखते हैं कि इस रिपोर्ट के जो मेजर फाइंडिंग्स हैं वो क्या हैं। इस रिपोर्ट में देखिए, पहले इंडिया के बारे में क्या कहा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली जो भी पॉलिसी मेजर्स लिए हैं, जो भी पॉलिसीज़ वो लेके आई हैं, किस चीज़ के लिए, कि क्लाइमेट और प्राइवेट कंजम्पशन को, जो इन्वेस्टमेंट कैसे इंक्रीज़ करनी है, उसके लिए जो भी पॉलिसीज़ लेके आए हैं वो इंडिया को हेल्प करेगी इकोनॉमिक ग्रोथ में, हमारी अर्थव्यवस्था को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी अगले 2 साल, 2 फिस्कल ईयर्स तक। ओके, और फिर यहाँ पे इंटायर एशिया की बात भी की जा रही है। और देखिए, इंटायर एशिया ये मल्टीलेटरल एजेंसी है जिसने ये रिपोर्ट जो है पब्लिश की है, और यहाँ पे बताया गया है कि 5.7% जो ग्रोथ है वो फॉरकास्ट की गई है 2019 के लिए, और 2020 में 5.6% की गई है। यहाँ पे बात हो रही है पूरे एशिया की। फिर यहाँ पे बात की गई है कि इंडिया जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज रहेगा वर्ल्ड में, फास्टेस्ट ग्रोइंग। ये अच्छी बात है भारत के लिए, ये क्योंकि इस साल स्ट्रॉन्ग हाउस होल्ड स्पेंडिंग है और कॉर्पोरेट फंडामेंटल्स भी बहुत इंप्रूव हुए हैं, इसलिए इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी दुनिया में रहेगा। और बोला कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो भी पॉलिसीज जिस तरह की आई हैं, इवन की टैक्स को लेके भी, जैसे कि हाउस होल्ड इनकम में काफ़ी इंक्रीज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे फार्मर्स की इनकम इंक्रीज़ की गई है, प्रोक्योरमेंट प्राइजेस जो हैं उनको इंक्रीज़ किया गया है, टैक्स रिलीफ दिया गया है टैक्स पेयर्स को जिनकी इनकम 5 लाख से कम है, तो इससे हाउस होल्ड इनकम को बूस्ट मिलेगा और इंडिया की इकोनॉमी ओवरऑल इससे ग्रोथ जो है वो ज़्यादा होगी। उसके बाद जो फ्यूल और फूड प्राइजेस हैं, उनके प्राइजेस अगर कम होंगे, डिक्लाइन होंगे, उससे भी इम्प्रूवमेंट होगी। और जितने भी हमारे स्ट्रेस्ड एसेट्स थे, अगर हमारे यहाँ पे बैंक्स जो हैं उनकी जो ग्रोथ है, आप कह सकते हैं उनमें इम्प्रूवमेंट देखा गया है। हेल्दी सिनेरियो बैंक्स का भी हमको नज़र आ रहा है। इस चीज़ से भी जो ग्रोथ है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी, जो ग्रोथ है वो एक हेल्दी रेट पे इकोनॉमी जो है वो ग्रो करेगी। ये आ गया पूरा एशिया का भी और इंडिया की भी हमने बात की। यहाँ पे अब हम स्पेसिफिकली थोड़ा इंडिया के रिलेशन में यहाँ पे बात करते हैं। देखिए, इंडिया ने तो वैसे जो अपना रिपोर्ट है डोमेस्टिक फ्रंट पे जो ग्रोथ रेट फोरकास्ट किया था, जो सोचा था वो ज़्यादा होगा काफ़ी, लेकिन यहाँ पे जो ये रिपोर्ट आई है स्लाइटली जितना हमने सोचा था कि कितना इन्वेस्टमेंट डिमांड रहेगा उससे कम है। यहाँ पे फोरकास्ट है कि 2019 और 20 का जो समय है यहाँ पे 7.2% रहेगा, राइट। जितना इंडिया ने एक्सपेक्ट किया था उससे कम है, लेकिन फिर भी अगर वर्ल्ड में कंपेयर किया जाए फिर भी ज़्यादा है, डेवलपिंग कंट्रीज में कंपेयर किया जाए फिर भी काफ़ी ज़्यादा है। और जो फाइनेंशियल ईयर रहेगा
2020 और 21 का वहाँ पे फोरकास्ट किया गया है 7.3% ग्रोथ रेट जो है वो रहेगा। अब यहाँ पे फाइंडिंग्स की बात करते हैं। जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसने एस्टिमेट किया है 7.6 इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो दिसंबर 2018 में रहा है, और ये फर्स्ट ऐसी मल्टीलेटरल एजेंसी है जिसने इंडिया के, हमने क्योंकि ज़्यादा क्लेम किया था 7.6 से, लेकिन इसने स्लैश किया, बट स्टिल इंडिया काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा है। डिस्पाइट इसके बावजूद भी इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकॉनमी है, क्योंकि चाइना का जो ग्रोथ है उसको प्रोजेक्ट किया गया है 6.3% की 2019 में कितना फोरकास्ट किया गया चाइना के लिए 6.3%। और देखिए इससे पहले आपका IMF के रिपोर्ट आए थे, आपका जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, और उसके बाद RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट थे वहाँ पे जो प्रोजेक्शन थी ग्रोथ की वो थी 7.5%, और RBI की थी आपकी 7.4%, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रोजेक्शन की गई है वो 7.2% की गई है। और यहाँ पे माना जा रहा है कि इंडिया की इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इसलिए है बिकॉज दो चीज़ों की वजह से, स्ट्रॉन्ग हाउस होल्ड स्पेंडिंग और कॉरपोरेट फंडामेंटल्स, यानी हाउस होल्ड इनकम इंक्रीज हुई है। जैसे कि मैंने आपको रीज़न बताया कि टैक्स में भी 5 लाख से जिन लोगों की कम है उनको टैक्स नहीं देना है, उनको काफ़ी रिलीफ मिला है। उसके बाद फार्मर्स की इनकम के लिए काफ़ी इस तरह की पॉलिसीज़ लेके आए हैं, प्रोक्योरमेंट प्राइसेस में इंक्रीज देखा है, तो उससे जो हाउस होल्ड स्पेंडिंग है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुई है, और कॉरपोरेट फंडामेंटल्स भी इंक्रीज हुए हैं। ये दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंडिया की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग रहेगी आने वाले समय में। अब देखिए स्ट्रॉन्ग हाउस होल्ड स्पेंडिंग की अगर बात करें, यानी कॉर्पोरेट फंडामेंटल्स में आप देख सकते हैं कि जो क्रेडिट रिस्ट्रिक्शंस थी सर्टेन बैंक्स पे उसको थोड़ा इजी कर दिया गया है। जो प्रोडक्शन कैपेसिटीज थी फर्म्स की उनको इंक्रीज किया गया है। स्ट्रेस्ड एसेट्स जो हैं वो ख़त्म किए गए हैं, राइट, उनके लिए, यानी जो बैंक्स के पास स्ट्रेस्ड एसेट्स थे उनमें काफ़ी डिक्रीज देखा गया है। तो इन सब वजह से कॉर्पोरेट फंडामेंटल्स भी हमारे इंक्रीज हुए हैं। इससे इंडिया की स्ट्रॉन्ग इकॉनमी जो है वो आगे आने वाले समय में भी स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो ये 2 पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं। लेकिन अब देखिए इंपोर्ट्स जो हैं ऐसा माना जा रहा है आने वाले समय में वो राइज होंगे, इंपोर्ट्स का एक्सपेक्टेशन है कि वो बढ़ेंगे, और उसका रीज़न ये है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड है। इंडिया में जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी वजह से एक स्लो डाउन होगा किसमें, हमारे की एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस में। एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस में एक डेंट जो है वो देखा गया है। इंपोर्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं, एक्सपोर्ट्स थोड़े कम होंगे, इससे हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो इंक्रीज होगा, और उसको ठीक वो इंक्रीज कितना होगा वो माना जा रहा है कि वाइड हो जाएगा अप टू 2.4% ऑफ GDP 2019 में, और 2020 में 2.5%। लेकिन ये चीज़ बैलेंस हो जाएगी, जो हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं वहाँ से ये चीज़ बैलेंस हो जाएगी। इस वजह से इंडिया की इकॉनमी को खास फर्क नहीं पड़ेगा, राइट, बिकॉज इंडिया इस समय पे आप कह सकते हैं कि जो कैपिटल फ्लो है इंडिया में वो काफ़ी अच्छा है, एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए इंडिया। तो इसलिए ये जो हमें यहाँ पे कंसर्न नज़र आ रहा है उसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात, इन्फ्लेशन भी जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है कि एवरेज 4% इंक्रीज होगी फर्स्ट हाफ में 2019 के। तो ये भी कोई बहुत बड़ी कंसर्न वाली बात नहीं है। इसलिए जो रिजर्व बैंक है उसके पास काफ़ी स्पेस रहेगी कि पॉलिसी रेट्स जो हैं वो कम हो, उनको कम किया जाए, और क्रेडिट जो है उसको फर्दर इंक्रीज किया जाए, राइट। ये हमने इंडिया के कंसर्न में बात की है। यहाँ पे देखिए कंसर्न्स जानने से पहले हम थोड़ा सा ओवरऑल भी इस रिपोर्ट को बाकी कंट्रीज़ के कंसर्न में भी देखेंगे कि ग्रोथ जो है एक स्ट्रॉन्ग डेवलपिंग एशिया के लिए थोड़ी मॉडरेट भी हुई है। अगर ओवरऑल इंडिया को हम बोल रहे हैं, इंडिया का जो आउटलुक है वो काफ़ी अच्छा है कि बाकी इकॉनमी से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एशिया की अगर ओवरऑल बात करें तो काफ़ी कुछ डिक्रीज हुआ है। देखिए सपोज जिस तरह की जो नई इंडस्ट्रियलाइज्ड इकॉनमीज़ हैं, जैसे साउथ कोरिया हो गया, सिंगापुर हो गया, चाइना, हांगकांग हो गया, ओके, यहाँ पे जो डेवलपिंग एशिया है इसका फोरकास्ट किया गया है कि यहाँ पे ग्रोथ रेट रहेगा 6.2% 2019 के लिए, और 2018 में ये कितना था 2018 में था 6.4%। तो आप देख सकते हैं 0.2% का फर्क आया है, बट जो ग्रोथ ओवरऑल है वो काफ़ी सॉलिड रहेगी और डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेगी। ओके, अब यहाँ पे देखिए कंसर्न्स की बात करते हैं। ग्लोबल ट्रेड टेंशंस, इसका क्या मतलब है कि जैसे मैंने आपको बताया कि
यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ हैं उनका हमने ग्रोथ रेट थोड़ा कम होते हुए देखा है। तो ये ग्लोबल ट्रेड टेंशन्स की वजह से इंडिया की इकोनॉमी को फ़र्क पड़ सकता है। यानी हमारा डोमेस्टिक तो सही चल रहा है, बट अगर ग्लोबल ट्रेड टेंशन कोई मेजर लेवल पे हो जाती है तो उसका असर इंडिया की इकोनॉमी पे देखने को मिलेगा। अगर मॉडरेशन आएगी, ग्लोबल डिमांड कम होगी, डिक्रीज़ होगी, राइट, इंडिया जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं वो टाइट हो जाएंगी, तो आप देख सकते हैं कि वीक इकोनॉमिक आउटलुक जो है इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ का वो इंडिया की इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर सकता है। अब देखिए जो डोमेस्टिक लेवल पे इंडिया को क्या कंसर्न यहाँ पे ज़्यादा है, जो हमने टैक्स रेवेन्यू जितना हमने एक्सपेक्ट किया है, अगर हमारा टैक्स रेवेन्यू कम होता है तो उस वजह से हमारी इकोनॉमी को फ़र्क पड़ सकता है। यानी हमें इस तरह की पॉलिसीज़ की ज़रूरत है ताकि हमारे बैंक्स को और कॉरपोरेट बैलेंस शीट्स जो हैं हम उनको स्ट्रॉन्ग कर सकें और इसी वजह से हमारी इकॉनमी जो है वो एक्सपैंड करेगी। लेकिन अगर इस चीज़ में कोई कमी हमको दिखती है तो वो हमारी इकॉनमी को इफ़ेक्ट कर सकती है। उसके बाद देखिए डिज़ास्टर रिस्क की जो कॉस्ट्स हैं एशिया में स्पेसिफिकली वो बहुत इंक्रीज़ हो रही हैं, क्योंकि ये जो डिज़ास्टर रिस्क है ये एक अनप्रिडिक्टेबल चीज़ है। इसके लिए हमें प्रॉपर पॉलिसी इंटरवेंशंस की ज़रूरत है कि अगर डिज़ास्टर लॉसेस होते हैं तो उनको हमने कैसे रीजन में कवर करना है, और इसमें हमें क्रेडिट इंश्योरेंस सबको ध्यान में लेके चलना है। ओके, ये थे कुछ कंसर्न्स। और इसके बाद हम बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की, कि ये बैंक के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है 1960s में शुरू हुआ था एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में, और इसका मेन मकसद था कि जितने भी पुअरेस्ट रीजन्स हैं उनको फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी, लोन्स प्रोवाइड करेगा, टेक्निकल असिस्टेंस देगा, ग्रांट्स देगा, राइट। इस्टेब्लिश देखिए कब किया गया है, 19 दिसंबर 1966 में। हेडक्वार्टर्स इसके मैनिला फिलीपींस में है और ऑफिशियल यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्वर ये इसका स्टेटस इसको मिला है। सो ओवरऑल इस रिपोर्ट को कंक्लूड करते हुए इंडिया के तरफ से यहाँ पे इंडिया की पोजीशन को डिस्कस करते हुए हम यहाँ पे तीन ही चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ग्रोथ रेट जो हमने देखा कि ज़्यादा हमने प्रेडिक्ट की थी लेकिन उससे थोड़ा गिरा है, लेकिन फिर भी इंडिया लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। उसके बाद रिकवरी, अगर हमें थोड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट में कोई प्रॉब्लम लग रही है तो उसकी रिकवरी भी हो जाएगी अगर हमारा एग्रीकल्चर स्ट्रॉन्ग रहेगा, डोमेस्टिक डिमांड स्ट्रॉन्ग रहेगी, बैंक्स की हेल्थ अच्छी रहेगी और कॉरपोरेशंस जो हैं वो इंक्रीज़ करेंगे। और ऊपर से इन्फ्लेशन का भी हमने देखा कि कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, उससे आरबीआई के पास काफ़ी समय है कि वो पॉलिसी रेट्स जो है वो लोअर कर सकता है, क्रेडिट को इंक्रीज़ कर सकता है, राइट। तो ओवरऑल एक पॉजिटिव इफेक्ट यहाँ पे दिखा है। हाउएवर काफ़ी न्यूज़ रिपोर्ट्स जो हैं वो इस तरीके से दिखाएंगे कि हमने जितना एक्सपेक्ट किया उससे कम हो रहा है, बट यहाँ पे पॉजिटिव चीज़, नेगेटिव चीज़ है कि हमने, यस ये नेगेटिव है कि हमने ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था उससे कम हुआ है, लेकिन पॉजिटिव ये है कि फिर भी हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हैं। और यही था आज का हमारा लेक्चर। प्रीलिम्स के हिसाब से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए मैं देती हूँ। क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे ये है कि जो ये बैंक है एशियन डेवलपमेंट बैंक, सबसे ज़्यादा शेयर्स इसके किस कंट्री के पास हैं? आप पहले दो, नंबर 1 और नंबर 2 पे कौन सी कंट्रीज़ आती हैं ये मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, राइट। थैंक यू।